नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और 12:30 की बहुत बड़ी खबरें जो आज हमें दिन भर की चर्चा में रहने वाली हैं। सबसे पहली खबर का बड़ी खबर जो राजस्थान की है उसका रुख करेंगे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कल अपना ओहदा संभालेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कल अपना पद संभालेंगे। ये राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर है। सचिन पायलट की छुट्टी के बाद जो थी डोटासरा की नियुक्ति हुई थी। हेम सिंह शेखावत और गणेश की भी उस दौरान नियुक्ति की गई थी। उन्हें भी पदभार जो दिए गए थे। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के राज्य सरकार के, और साथ ही ये जो सचिन पायलट को पहले जो जिम्मेवारी दी गई थी राजस्थान सरकार की ओर से, अब ये जिम्मेवारी राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष पद की गोविंद सिंह डोटासरा संभालेंगे, जो कल इस पद यानी कि बुधवार को इस पद की जिम्मेवारी संभालेंगे। और ये गोविंद सिंह डोटासरा जो कि काफ़ी बरसों से राजस्थान की सियासत में सरगर्म हैं और अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। और जिस तरह से उन्हें ये कार्यभार दिया गया है राजस्थान कांग्रेस का, तो कांग्रेस जो है अब उम्मीद इस तरीके से भी जता रही है कि शायद भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में, पंचायत चुनावों में डोटासरा जो हैं वो अच्छी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी पहले डिप्टी सीएम पद की और कांग्रेस अध्यक्ष पद की राजस्थान में सचिन पायलट के पास थी। लेकिन सचिन पायलट के बगावती तेवरों को देखते हुए अशोक गहलोत ने और वहां पर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भेजे गए नेताओं रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन ने जब बागी तेवर बाज ना आए सचिन पायलट के, तो गोविंद सिंह डोटासरा को ये जिम्मेवारी दे दी गई। और अब इस जिम्मेवारी को कल डोटासरा संभालेंगे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के बड़े नेताओं में डोटासरा का नाम है। इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीनी तौर पर पकड़ है। जिस विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर इन्होंने अब तक 3 बार जो है जीत हासिल की है। और इसी हक पे हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप अग्रवाल जयपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, किस तरीके से देखते हैं राजस्थान में नए कांग्रेस अध्यक्ष कल पद संभाल लेंगे? सचिन पायलट के बागी तेवर के बाद ये उन्हें पद दिया गया है, क्या कहेंगे? क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार पिछले 18 दिन से आज 19वां दिन है राजस्थान में सियासी जंग को लेकर। दोनों जो गुट बन चुके हैं राजस्थान में, 2 गुट, पहला गुट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट, दूसरा सचिन पायलट गुट। ऐसे में बाड़ेबंदी भी लगातार विधायकों की जारी है। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी लगातार जारी है TMR में। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री थे राजस्थान के, और जो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे वो PCC चीफ भी थे। और इस बगावती तेवर के बाद जो तकरार बढ़ी आपस में दोनों में, तो ऐसे में PCC चीफ के पद को उनको गंवाना पड़ा, उनसे इस्तीफा दिया गया बाकायदा और उनको हटाना पड़ा। ऐसे में नए PCC चीफ बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कल यानी 29 तारीख को वो अपने पद की शपथ लेंगे और पद ग्रहण करेंगे। ऐसे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही थी, लेकिन कोरोना के चलते वो कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन सीमित संख्या में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर उनको पदभार ग्रहण करवाया जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ निर्देश दे दिए हैं। PCC प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी तैयारियां की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के नए चीफ के रूप में जब गोविंद सिंह डोटासरा शपथ लेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, तो ऐसे में ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मी है वो भी तेज होती नजर आ रही है राजस्थान में, और PCC को पूरी तरह अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। जी अच्छा, जिस तरीके से अब कल पदभार संभालेंगे तो दिल्ली हाईकमान कई नेताओं को भेज रही है, कोई इस तरीके की अभी तक अपडेट है आपके पास? देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जब नए PCC चीफ बन रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और रही बात दिल्ली हाईकमान से कुछ नेताओं को आने की, तो मैं बता दूं कि पिछले सियासी घमासान को लेकर रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अनंत पांडे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और राजस्थान में ही डेरा जमाए हुए हैं अभी तक भी। तो आलाकमान का ये भी मानना है कि जब 3 बड़े कदावर नेता हैं कांग्रेस के, वो वहां पे हैं, तो उनकी मौजूदगी में ही ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए।
और रही बात अन्य किसी नेता के यहाँ राजस्थान आने की, तो ये देखने वाली बात होगी सुनील कि कब तक ये यहाँ पे पहुंच पाते हैं, आते हैं कि नहीं आते, ये इसमें बताया देखने वाली बात होगी। जी। अच्छा संदीप, जिस तरीके से अभी कैबिनेट मीटिंग भी थोड़ी देर पहले शुरू हुई, जिस तरीके से सियासी हलचल चल रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या सियासी समीकरण कहते हैं कि विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की बात जो है वो सिरे चढ़ पाएगी? देखिए, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जिस प्रकार से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दोनों गुटों द्वारा दौर जारी है, वहीं पे पीसीसी चीफ नए जो बन रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के जो पूर्व चीफ थे सचिन पायलट, जो डिप्टी सीएम भी थे पूर्व में, उनके लगातार आने की, वापस लाने की कवायद की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। राजनीतिक जो गलियारे हैं राजस्थान के, उनमें साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं मान मनवा से सचिन पायलट वापस अपने पुराने घर में आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये आज सियासत ने अलग रूप ले लिया है, पहले राजनीतिक की व्यक्तिगत हुई और आज ये कोर्ट तक पहुंच गई है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, जो कि सबसे बड़ा न्यायपालिका मानी जाती है पूरे भारत देश में। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि पीसीसी चीफ के पदभार को ग्रहण करना, इतने दिन तक लटका के रखना और आनंद फानंद में ये कार्यक्रम आयोजित करना, तो कहीं ना कहीं दोनों की तकरार जो है आपसी दोनों गुटों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और सियासी संघर्ष में आमदन को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजनीतिक इस लड़ाई में मुख्यमंत्री या सरकार जो भी मौजूदा सरकार है, वो तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही आमदन हित की योजनाओं को लेकर या आमदन के हित को लेकर। तो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि आज जो तकरार है, और रही बात विधानसभा सत्र बुलाने की, तो विधानसभा सत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोबारा प्रस्ताव देने की बात कही है। अभी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें प्रस्ताव के जो 3 बिंदु मुख्य महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण मांगा था राज्यपाल कलराज मिश्र ने, उन पर जमकर चर्चा हुई है। प्रस्ताव जो है वो नए सिरे से दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक कलराज मिश्र जो राज्यपाल है उनकी तरफ से मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा, जिस तरीके से संदीप अभी मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, धोखेबाजी करने का इल्जाम लगाया है, तो क्या लगता है कि एक तरफ तो कोरोना महामारी से राजस्थान की जनता पहले ही पीड़ित है, और दूसरी तरह से जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ ही धोखेबाजी वाली स्थिति तो नहीं बन रही? देखिए, जिस प्रकार से बता दूं आपको कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे 6 विधायकों को कांग्रेस ने अपने सामने में शामिल किया है, जो कि एक बहुत चिंतनीय है, और धोखाधड़ी की है, दगाबाजी की है। ऐसे में मायावती ने एक अहम बात भी कही है, जो सोचने वाली है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कही है कि कांग्रेस ने जो धोखेबाजी की है बसपा से, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये समय आ गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उसकी ये मान ले कि उसका बदला लेने का। तो कहीं ना कहीं जो सियासी संग्राम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज राजस्थान की बात करें, राजस्थान के हर मीडिया चैनल मान लो या फिर प्रिंट मीडिया मान लो, सभी में एक ही चर्चा है, सभी की नजरें जो है आमदन की, वो केवल सियासी दंगल पे हैं। सब कुछ कोरोना भूल कर भी सागर नहीं भूल पाते थे पहले, लेकिन आज उनके दिमाग में नहीं है। और रही बात राजनीतिक की, तो राजनीतिक में बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने लगातार दावे पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत तर्क जो है मजबूती पेश किए जा रहे हैं, वहीं पे त्रिपाठी के खेमे से भी आ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि बसपा सुप्रीमो जो मायावती है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, तो ये सोचने वाली बात है। अब मुख्यमंत्री देखने वाली बात ये होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को किस में लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं, आने वाला समय बताएगा। जी। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब गोविंद सिंह डोटासरा अपना पदभार जो है संभालेंगे, और गोविंद सिंह डोटासरा का क्या कुछ राजनीतिक जीवन रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा 2005 में सीकर की विधानसभा से उन्होंने जो है शुरुआत की। पहला चुनाव डोटासरा ने केवल 34 सीटों से जीता था। 55 वर्षीय गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत जो है वो 2005 से सीकर जिले के सीमित ग्राम पंचायत में बतौर प्रधान के तौर पर की थी। 2008 में इसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़े और 34 वोटों से जीते थे। 2013 में गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार के सांसद रहे सुभाष मोहरिया से 10,000 वोटों से हराया था। 2013 में वसुंधरा राजे की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनी थी। इस बार भी जो डोटासरा ने अहम मुद्दे जो थे वो उठाए थे। तो इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा ने लगातार तीसरी बार जीत लक्ष्मणगढ़ सीट से दर्ज की थी। 2018 में उन्होंने प्रतिद्वंदी को 22,000 से अधिक वोटों से हराया था, और लक्ष्मणगढ़ सीट से गोविंद सिंह डोटासरा 3 बार के चुनाव जीत चुके हैं। पहला चुनाव डोटासरा ने जो है वो 34 वोटों से जीता था।
तो भलसवा और गाजीपुर की लैंडफिल साइट को लेकर कब कूड़ा जो है वो कम होगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल को लेकर कब कूड़ा कम होगा, कब कूड़े के पहाड़ हटाकर भलसवा पर्यटन स्थल बनेगा। सांसद हंसराज हंस ने भलसवा लैंडफिल का निरीक्षण किया और वहां पर उनके साथ जो है वो लोकसभा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। बता दें कि हंसराज हंस दिल्ली पश्चिमी के लोकसभा सांसद हैं और मनोज तिवारी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद रहे। कूड़े का ये पहाड़ जिसे भाजपा ने कहा था कि इसे ढहाकर इसे यहाँ से साफ करके यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, भलसवा में भी और गाजीपुर में भी लैंडफिल साइट जो है उसमें कूड़ा उठाकर इस वक्त 40 से ज़्यादा मशीनें वहाँ पर लगाई गई हैं और लगभग 2 साल का टारगेट इसमें रखा गया है कि 2 साल के अंदर इसे अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसके लिए अब काम जारी है। 2 सांसद दिल्ली के यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने इसका निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत करके हर एक चीज़ का जायजा भी लिया, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को इस पहाड़ से काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर जो जनजीवन है वो कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का भी कारण बनता है। तो इसी पर हम लोग ज़्यादा जानकारी के लिए जल्द ही हमारे जो हंसराज हंस हैं सांसद, उनको फ़ोन लाइन पर भी लेंगे। लैंडफिल साइट में कूड़ा कब कम होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार जो भाजपा के सांसद हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार पर भाजपा के सांसदों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो। लेकिन अब भाजपा के सांसद इस मसले को गंभीरता से उठा रहे हैं और 2 साल का इन्होंने टारगेट फिक्स किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात कही थी कि भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट से कूड़ा कम किया जाएगा। सांसद हंसराज हंस की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके साथ मनोज तिवारी भी पहुंचे हुए थे। दोनों नेताओं ने यहां पर दौरा किया, क्योंकि दोनों ही नेता इन दिनों दिल्ली में कोरोना से जंग लड़ने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। जगह जगह जाकर अपने अपने क्षेत्र में मास्क वितरण और इसके साथ ही लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। तो भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट से कूड़ा कम होगा, क्योंकि जनता यहाँ की काफ़ी अरसे से परेशान है, सालों हो गए हैं और ये पहाड़ जो काफ़ी परेशानी का कारण वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बन चुका है, जिसे अब हटाया जा रहा है। नई डंपिंग जगह बनाई जा रही है ताकि लोगों को या दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में जब यहाँ से कचरा बहता है या जिस तरीके से यहाँ से हवा गुजरती है तो उसमें भी कई तरह के कीटाणु होते हैं। और कूड़ा निस्तारण षड्यंत्र का निरीक्षण कर जायजा दोनों नेताओं ने लिया है। तो हमारे साथ सांसद भाजपा के हंसराज हंस जुड़ चुके हैं।
हंस साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। अच्छा साहब, जिस तरीके से भलसवा और गाजीपुर लैंड साइट को कूड़ा मुक्त करने की मुहिम आपने चलाई है, जी जी तो पहले तो 4 मशीनें थी, जी अब 14 हो गई है। जी तो वो बदनुमा दाग है दिल्ली पे, जी दिल्ली कैपिटल है, जी तो उसका भलसवा झील का, और वो जो जैसे पहाड़गंज होता ना, हाँ जी हाँ वो जी लगता पहाड़गंज जी इतना बुरा लगता है, उससे बीमारियां भी फैलती हैं। जी तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जी उसको सारा प्रोसेस में चले गया है, जी काम कंप्लीट हो। जी अभी इनकमिंग तो बंद करवा रहे हैं, आउटगोइंग ही रहेगी। जी तो एक दिन आएगा कि वहाँ बहुत अच्छा प्लांटेशन करवा के साफ सुथरा, पहले मिट्टी को शुद्ध करेंगे, जी करके फिर कोशिश है कि वहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी बनाया जाए ऊपर, जी रिवॉल्विंग टाइप, जी ताकि पता चले जिस सबसे जो गंदी जगह थी जी वो सबसे पवित्र हो गई है। जी जी तो जो भलसवा झील है, जी वो दिल करता है कि वहाँ टूरिस्ट आया करें, जी अपना मजा लें, इतनी अच्छी जगह है, इतनी गंदी हुई हुई है, जी जी तो उसको भी करने का है। अच्छा हंसराज साहब, जिस तरीके से आप जब पंजाब से दिल्ली का रुख करते थे तो हाँ जी। वो वक्त तो आपको याद आता ही होगा, क्योंकि जब हाँ जी। इस पहाड़ को देखते होंगे तो कभी ख्याल नहीं आया था पहले, जिस तरीके से आज आपने ये मुहिम छेड़ी है। ख्याल आता था, तभी तो पहला काम ये किया है। जी पंजाब से जब आते थे तो हम हमेशा सोचते थे ये दाग है, जी लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि भी हम पॉलिटिक्स में आएंगे, जी जहाँ इलेक्शन फाइट करेंगे, जहाँ इलेक्ट हो जाएंगे। जी ये तो डेस्टिनी है। जी तो फिर ध्यान में आया, तो तभी तो यही शुरू ही मैंने यहाँ से हुआ जब इलेक्ट हुआ कि ये बहुत बड़ा दाग है दिल्ली के मुख पे, जी इतनी खूबसूरत मुखड़े पे दाग है ये। जी तो जिस तरीके से हंसराज साहब आप इस मुहिम को छेड़े हुए हैं, साथ के साथ आप कोरोना को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो हाँ जी। कोरोना मुक्त के लिए और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मैंने काफ़ी आपकी खबरें भी देखी कि आप जनता के बीच जाकर मास्क भी आपने वितरित किए और हाँ लोगों को जी। जागरूक भी किया। तो जनता को हाँ क्या जी। कहेंगे, कैसे वो बचे कोरोना महामारी से? जनता को मैं यही कहूंगा कि जिसने पैदा किया वो रोटी तो देता ही है, जी लेकिन जब संकट आ जाए तो ये सिर्फ भारत में ही शायद है जी कि समाज अपने आप एक दूसरे की सेवा खिदमत करने लगता है, जी क्योंकि लोगों ने इतना इज्जत मान दिया। तो मेरा फर्ज है, कोई एहसान नहीं है। जी पहले खाना भोजन जी 3 महीने कंटिन्यूस, सुबह और शाम। जी तो फिर उसका भी बहाना यही था कि खाने के बहाने आप लोगों में रहोगे तो लोगों को हौसला रहेगा। जी खास तौर पे ये जो कोविड-19 है ना, जी इसमें हौसला जो हार गया बंदा, जी जिसने ये छोड़ दिया, कॉन्फिडेंस लूज कर गया, वो उसका ज्यादा नुकसान होता है। जी तो अभी मैं लोग तो वैसे तो मेरे जो वेल विशर हैं, जी घर वाले, दोस्त मित्र कहते हैं कि अवॉइड करो। जी मुझे नहीं ठीक लगता ये कि संकट में हो मेरे लोग जी और मैं भाग जाऊं, जहाँ घर में ही बैठा रहूं। जी जी तो मैं फिर निकल जाता हूँ सुबह से शाम तक। जी मैं कोशिश करता हूँ कि मास्क बांटे जाएं, काढ़ा दिया जाए, जी ग्लव्स दिए जाएं, सैनिटाइजर दिया जाए, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जी जी उस बात उसको फिर मैं रिपीट कर दूं कि ये चीजें खुद लोग ले सकते हैं, जी लेकिन इस बहाने जो हौसला मिलता है ना उनको, जी वो उनके मैं चेहरे देखता हूँ, वो मुझे खुशी होती है, जी क्योंकि हम बताते हैं कि कोरोना से डरो ना, लड़ो। जी तो ये शुक्र है प्रधानमंत्री जी हमारे, पूरी दुनिया में जो बड़े लीडर बन के साबित हुए, प्रिय प्रधानमंत्री जी, जी उन्होंने सबसे पहले भारत के लोगों को अवेयर किया, लॉकडाउन अनाउंस किया, उस वजह से काफी बचा था। लेकिन बाद में ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, जी उन्होंने थोड़ा ज्यादा ओवर ढील दे दी, जी उससे दिल्ली फंस गई थी, बहुत बुरी हालत में थी। जी फिर हंसराज जी, तो जिस तरीके से हमारी अब राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है, भाजपा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप?
लगता है तकनीकी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हंसराज हंस जी से। चलो अभी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो हंसराज हंस ने अपने विचार रखे जो उनकी तरफ से लैंडफिल साइट को जो कूड़ा मुक्त करने की मुहिम शुरू की गई है और उसके साथ जो महामारी से वो लड़ रहे हैं। तो इसी बीच हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। 4 इराकी नागरिकों के साथ एक उज्बेकिस्तान की महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। गैर कानूनी तरीके से विदेशों में सप्लाई ड्रग करते थे, ये भी इन पर आरोप लगे हैं। ड्रग कंट्रोलर की ओर से जो है गुरुग्राम पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और 45 लाख रुपए की दवाइयों समेत एक कार भी बरामद करने की पुलिस ने दावा किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 और सदर इलाके का ये मामला है, जहां पर इन 5 जो है इराकी नागरिकों के गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक महिला जो है जो उज्बेकिस्तान की है। और इस बहुत बड़े रैकेट का, अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आईटी हब है गुरुग्राम जिसको कहा जाता है, और ड्रग कंट्रोलर और गुरुग्राम की पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें लाखों रुपए का नशीला पदार्थ इराकी नागरिकों से बरामद हुआ, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और पुलिस उन पर कार्रवाई करके पूछताछ कर रही है कि कहां कहां इनके लिंक है। और खबर ये भी है कि उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद पूछताछ करके गहनता से उनसे और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि विदेशी नागरिकों से इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां और ड्रग बरामद होना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि विदेशी नागरिकों का यहाँ पर कौन से ऐसे कनेक्शन हैं, कौन सी ऐसी सप्लाई चेन है जो उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ, नशीली दवाइयाँ और इतनी ज़्यादा जो नकदी है वो बरामद करवाती है। और गुरुग्राम से इस वक्त हमारे संवाददाता आलोक उपाध्याय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरीके से यह बड़ी ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है, क्या कार्रवाई कर रही है अब पुलिस? देखिए, गुरुग्राम पुलिस ने हालांकि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से बताया जा रहा है जो 3 है वो ये चारों विदेशी नागरिक हैं। हालांकि पुलिस इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लगभग 40,000 के आसपास जो ये नशीली पदार्थ है, दवाइयाँ, वो मिली है। और इसके साथ साथ लगभग बात की जाए तो कोरोना संबंधित चाहे या कैंसर संबंधित कई ऐसी दवाई है जो गुरुग्राम पुलिस ने इनके कब्जे से रिकवर किया है। इसके साथ एक बात और मैं साफ कर दूं कि ये गुरुग्राम पुलिस और ड्रग विभाग दोनों ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत ये गुरुग्राम के सेक्टर सदर और सेक्टर 56 दोनों इलाके में इतनी भारी खेप गुरुग्राम पुलिस ने बरामद किया। जी। और तो अब क्या पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड पर लेने की बात कह रही है, कुछ ऐसी अपडेट है? देखिए, गुरुग्राम पुलिस से हमारी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम इन चारों आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश करेंगे, उसके बाद न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि इनको रिमांड पर भी दिया जाए, क्योंकि इस मामले में काफी खुलासा हो सकता है कि ये लोग कितने दिन से गुरुग्राम में रह रहे थे और कब से इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे, कितनी दवाइयां हैं जो यहाँ से इन लोगों ने विदेशों में सप्लाई किया। तो गुरुग्राम पुलिस रिमांड पर लेने के दौरान ही इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद ही पूरे मामले पर खुलासा हो पाएगा। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस खबर पे जानकारी जो अपडेट थी साझा की। तो जिस तरीके से ये बड़ी खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, ऐसी ही खबरों का एनबी न्यूज़ पर लगातार सिलसिला जारी है। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।